जनवरी में कड़ाके की ठंड थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में चांद पूरा गोल था। तालाब पर सफ़ेद धुंध फैली थी। तालाब किनारे लगे पंपा सेट के पास दीपू अकेले सो रहा था। ठंडी हवा का एक तेज झोंका चला और उसी के साथ बिर्रा के फूल जैसी मीठी खुशबू पूरे तालाब किनारे फैल गई। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, छम छम छम, जैसे कोई पायल पहनकर गीली मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। दीपू की आँख खुल गई। उसने सामने देखा। पूरा तालाब घने कोहरे से ढका था और उसी धुंध के बीच एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जाने क्यों दीपू की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वह औरत किसी सपने जैसी लग रही थी। हल्की गुलाबी साड़ी, लंबे काले बाल, गोरा चेहरा और पैरों में छनकती पायल। वह धीरे धीरे दीपू के करीब आने लगी। उसकी पायल की आवाज़ सुनसान रात में साफ गूंज रही थी। दीपू चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। धुंध, ठंडी हवा और उस औरत की मीठी खुशबू के बीच दीपू पूरी तरह उसके बस में जा चुका था। उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, ऐसा खिंचाव जिससे नज़र हटाना अब दीपू के बस में नहीं था। फिर अचानक दीपू की आँख खुल गई। पंपा सेट बंद पड़ा था। चारों तरफ वही घना कोहरा फैला हुआ था। कुछ पल तक वह समझ ही नहीं पाया, जो अभी हुआ वह सपना था या हकीकत। तभी उसकी नज़र नीचे गई और इस बार उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसके ठीक पास गीली मिट्टी पर किसी औरत के पैरों के निशान बने हुए थे। दीपू के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसी समय दूर पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे सुबह हो रही थी, लेकिन दीपू के मन में रात का डर अभी भी जिंदा था। दीपू तेजी से गांव की तरफ चल पड़ा। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले जो खेतों की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस बार सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, फिर भी उनके चेहरे पर डर और घिन साफ दिखाई दे रही थी। तभी दीपू को एहसास हुआ, उसके शरीर से मिट्टी और तालाब के सड़े पानी जैसी बदबू आ रही थी। वह घबराकर बिना किसी से बात किए सीधे घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने जल्दी जल्दी स्नान किए, लेकिन जाने क्यों उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह गंध उसके शरीर से नहीं गई हो। घर पहुंचने के बाद दीपू चुपचाप खाना खाने बैठ गया। उसकी माँ रोटी परोसते हुए बोली, बेटा, सिंचाई करने के बाद पंपा से घर ले आया करो। दीपू ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। माँ धीमी आवाज़ में बोली, गांव में लोग कहते हैं उस तालाब पर रात में अकेले नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक पिशाचनी भटकती है। दीपू हल्का सा हंस पड़ा। अरे माँ, गांव वालों को कहने दो जो कहना है। सिंचाई भी ज़रूरी है। रोज़ रोज़ पंपा सेट उठाकर लाना समय की बर्बादी है। माँ चुप हो गई, लेकिन दीपू के मन में अभी भी रात वाली बात घूम रही थी। गीली मिट्टी पर बने वो निशान उसे बार बार याद आ रहे थे।
देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। शाम ढली और फिर एक बार रात ने पूरे इलाके को अपनी चादर में ढक लिया। खाना खाने के बाद दीपू फिर तालाब की तरफ चल पड़ा। जाते समय उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। आज मत जा बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लेकिन दीपू नहीं रुका। जाने क्यों, उसका दिल लगातार तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे फिर उसी तालाब की तरफ बुला रहा हो। और सबसे अजीब बात, वह खुद भी किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन किसका, यह उसे खुद नहीं पता था। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका चला और उसी के साथ बेर्रा के फूल जैसी मीठी खुशबू पूरे तालाब किनारे फैल गई। दीपू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने धुंध के बीच गुलाबी साड़ी का एक कोना लहराते देखा। उसका गला सूख गया। उसने डरते डरते आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कुछ पल तक चारों तरफ गहरी खामोशी छाई रही। सिर्फ ठंडी हवा और पानी की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मुझे जानते हो? भूल गए? छम छम छम। वह आवाज़ अब बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी। दीपू की सांसें तेज हो गई। तभी धुंध के बीच एक चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। गुलाबी साड़ी में लिपटी वह औरत बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सा नशा था। ऐसा नशा जो दीपू को अंदर तक खींचता चला जा रहा था। दीपू के होठ कांपने लगे, लेकिन डर और मोह के बीच वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी अचानक पेड़ पर बैठी चिड़ियों का तेज शोर गूंज उठा। दीपू की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दीपू के कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। उसके सीने और गर्दन पर नाखून से नोचे जाने जैसे गहरे निशान बने हुए थे। उसका पूरा शरीर टूट रहा था। रात भर में जैसे उसकी सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। वह मुश्किल से उठ पाया। उसकी आंख के नीचे काले घेरे उतर आए थे और चेहरा पहले से ज़्यादा पीला दिखाई दे रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे गांव की तरफ चल दिया। लेकिन आज उसके पैर बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। रास्ते में गांव के कुछ लोग उसे मिले जो खेतों की तरफ जा रहे थे। लेकिन दीपू को देखते ही वे अचानक रास्ते से हट गए। कुछ लोगों ने अपना नाक और होठ गमछे से ढक लिए। सबकी नज़रें अजीब डर से भरी हुई थी। दीपू समझ नहीं पा रहा था कि लोग उसे ऐसा क्यों देख रहे हैं। तभी उसे एहसास हुआ, उसके शरीर से मिट्टी और तालाब के सड़े पानी जैसी बदबू पहले से कहीं ज़्यादा तेज आ रही थी। वह गंध इतनी अजीब थी कि खुद दीपू को भी घबराहट होने लगी। दीपू किसी तरह घर पहुंचा। जैसे ही उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ी, उसके हाथ से पानी का लोटा छूट गया। हे भगवान! वह घबराकर दीपू के पास दौड़ी। ये तुझे क्या हो रहा है बेटा? 2 ही दिनों में तेरी ये कैसी हालत हो गई?
माँ कांपते हाथों से उसके चेहरे को देखने लगी। तेरा शरीर इतना ठंडा क्यों है? और ये निशान? सच बता दीपू, रात को उस तालाब पर क्या हुआ था? लेकिन दीपू चुप था। उसकी डरी हुई आंखें अब भी जैसे किसी और को खोज रही थी। दीपू लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद करके वह कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने आईने की तरफ नज़र उठाई और खुद को देखकर उसकी सांस अटक गई। उसका चेहरा, जो कभी लाल और चमकदार हुआ करता था, अब पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें, जिनमें कभी जिंदगी दिखाई देती थी, अब गहरे काले घेरे में डूब चुकी थी। उसके घुंघराले काले बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी और उसका हट्टा कट्टा शरीर मानो कुछ ही रातों में अंदर से सूखता जा रहा था। दीपू कांपते हाथों से अपने चेहरे को छूने लगा। उसे पहली बार सच में डर महसूस हुआ। दीपू धीरे धीरे जाकर चारपाई पर लेट गया। उसका शरीर बिल्कुल टूट चुका था। आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब उसके अपने बस में नहीं रहा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दीपू को एहसास हुआ कि वह चारपाई पर अकेला नहीं है। तभी बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। दीपू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी माँ के साथ एक बूढ़ा ओझा खड़ा था। गांव में लोग उसे शंभू बाबा के नाम से जानते थे। उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज से भरी हुई थी। सिर पर उलझे सफ़ेद बाल, लंबी धुंधली दाढ़ी और माथे पर गाढ़े सिंदूर का बड़ा तिलक। उनके गले में रुद्राक्ष और काले धागों की कई मालाएं लटक रही थी। हाथ में पुरानी नीम की लकड़ी थी, जिसके ऊपरी हिस्से पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। शंभू बाबा जैसे ही कमरे के अंदर आए, उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर दीपू को घूरते हुए धीमी आवाज में बोले, बहुत देर कर दी। शंभू बाबा ने सबसे पहले दीपू को स्नान कराया। उसके बाद कमरे में धूप, राख और मंत्र की गंध फैलने लगी। काफ़ी देर तक तांत्रिक क्रियाएं चलती रही, लेकिन धीरे धीरे शंभू बाबा का चेहरा बदलने लगा। उनके माथे पर पसीना उतर आया था, हाथ कांपने लगे थे। अचानक उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर भारी आवाज में बोले, वह बहुत ताकतवर है। उसकी छाया अब इस घर तक पहुंच चुकी है। अगर मैंने यह तांत्रिक क्रिया ज़्यादा देर जारी रखी तो वह मुझे भी नहीं छोड़ेगी। यह सुनते ही दीपू की माँ घबरा गई। कौन कौन है बाबा? शंभू बाबा ने दीपू की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, वह पिशाचनी है। पूर्णिमा की रात वह अपनी ताकत बढ़ाने निकलती है। वह जवान मर्दों को अपने मोह में फंसाती है और धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति खींच लेती है। लेकिन तेरे बेटे के साथ मामला अलग है। वह इसे तुरंत मारना नहीं चाहती। वह इसकी आत्मा को अपने वश में कर रही है। जिस दिन इस लड़के की आत्मा पूरी तरह उसके कब्जे में चली गई, उस दिन इसे बचाना असंभव है। कोई रास्ता नहीं है बाबा? शंभू बाबा कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, एक रास्ता है, लेकिन पहले दीपू को
खुद उससे दूर होना पड़ेगा। आज पूर्णिमा की आखिरी रात है। अगर आज वह फिर आई और तू उसके पास गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। शंभू बाबा की यह बात सुनकर भी दीपू खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते शाम ढल गई और धीरे धीरे रात ने पूरे गांव को अपनी चादर में ढक लिया। दीपू की माँ पड़ोस की कुछ औरतों के साथ पूरी रात उस पर नज़र रखे बैठी थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। तभी अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक तेज झोंका खिड़की से अंदर आया और उसी के साथ बिर्रा के फूल जैसी मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। दीपू की बंद पड़ी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने चुपचाप खिड़की से बाहर झांका। दूर घनी धुंध के बीच गुलाबी साड़ी का एक कोना हवा में लहराता दिखाई दे रहा था। कुछ पल तक दीपू उसे देखता रहा। फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके मन पर कब्जा कर लिया हो, वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। और सबसे डरावनी बात, कमरे में मौजूद किसी भी इंसान को उसके बाहर जाने की खबर तक न हुई। तालाब के चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। चाँद की फीकी रोशनी में पानी बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। तभी पायल की वही आवाज़ धुंध के बीच गूंजने लगी। दीपू बिना पलक झपकाए सामने देख रहा था और फिर धीरे धीरे धुंध के बीच वही औरत दिखाई देने लगी। गुलाबी साड़ी, लंबे काले बाल, गोरा चेहरा और होठों पर हल्की मुस्कान। वह पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह धीरे धीरे दीपू के बिल्कुल करीब आ गई, लेकिन इस बार दीपू की नज़र अचानक उसके पैरों पर गई और उसकी सांस रुक गई। उसके पैर उल्टे थे। अगले ही पल उस औरत की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से फटने लगी। गोरा चेहरा सड़कर काला पड़ने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आँखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। होठों के किनारे से गाढ़ा काला पानी टपक रहा था और फिर वह इंसानों जैसी हंसी नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी डरावनी आवाज़ में हंसने लगी। पूरा तालाब उसकी हंसी से गूंज उठा, लेकिन इस बार दीपू पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैलने लगी, जैसे अब वह उस डरावनी चीज़ से डरता नहीं बल्कि उसी का हिस्सा बन चुका हो। उसकी आत्मा पर अब पूरी तरह उस पिशाचनी का कब्जा हो चुका था। कुछ ही देर में पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग मसाले और लालटेन लेकर तालाब की तरफ दौड़ पड़े। रात का घना कोहरा अब भी तालाब के ऊपर फैला हुआ था। गांव वालों ने जब तालाब किनारे देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। गीली मिट्टी पर दीपू के कपड़े पड़े थे और उसके पैरों के निशान सीधे तालाब के अंदर जाकर ख़त्म हो रहे थे। लेकिन उन निशानों के साथ साथ किसी और के भी पैर के निशान बने हुए थे, उल्टे पैर के निशान। यह देखकर वहाँ खड़े कई लोग के हाथ पैर कांपने लगे। तभी तालाब के बीचों बीच धुंध में किसी औरत की हल्की हंसी गूंजी।
और अगले ही पल पानी के अंदर कुछ तेजी से हिलता दिखाई दिया। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। आज भी गांव के बूढ़े लोग कहते हैं, पूर्णिमा की कुछ रातों में उस तालाब के पास पायल की छम छम सुनाई देती है और धुंध के बीच एक जवान आदमी किसी गुलाबी साड़ी वाली औरत के पीछे तालाब की तरफ जाता दिखाई देता है। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपने यहाँ तक कहानी सुना, उसके लिए धन्यवाद।